नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश से संबंधित जितने भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2021 के सिलेबस के अनुसार संभावित जितने भी सभी प्रश्न हैं जो परीक्षा में बन सकते हैं, वे हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। आपके ये जो प्रश्न हैं, क्वेश्चन हैं, वे लेखपाल के लिए, NTPC CBT 2 के लिए और SSC GD और ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवा चुके हैं। आपको उन वीडियोज़ के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं इसके प्रश्नों की ओर। तो पहले हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जिसने इस मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इसके पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो मौर्य वंश की नींव रखी थी। तो देखिए दोस्तों, मौर्य वंश की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो बिल्कुल दोस्तों, इसकी मौर्य वंश की जो नींव रखी थी वो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वो ऑप्शन सी 345 ईसा पूर्व में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कब की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मौर्य वंश की जब राजगद्दी पर बैठा था तो उस समय 322 ईसा पूर्व का कार्यकाल चल रहा था। बढ़ते हैं इसके अगले और 345 ईसा पूर्व में उसका जन्म हुआ था। ईसा पूर्व उल्टा चलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न, मौर्य वंश की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? देखिए, मौर्य वंश की जो आधारशिला है ऑप्शन ए मगध में रखी गई थी। ठीक है दोस्तों। थानेश्वर किसकी राजधानी थी? थानेश्वर थी पुष्यभूति वंश की राजधानी या वर्धन वंश की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। किसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्सल शब्द का प्रयोग किया गया है? देखिए, वर्सल शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है निम्न कुल में उत्पन्न हुआ। निम्न कुल यानी छोटे कुल में उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ। तो ये विशाखदत्त ने एक मुद्रा राक्षस ग्रंथ लिखा था, तो उसमें इस शब्द का प्रयोग चंद्रगुप्त के लिए किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न, घनानंद को हराने में किसने चंद्रगुप्त की सहायता की थी? तो देखिए, आप ज़रूर जानते होंगे कि चंद्रगुप्त के जो आचार्य थे, आचार्य चाणक्य, जो बाद में ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी बने थे। तो आचार्य इसमें ऑप्शन नहीं है दोस्तों, आचार्य चाणक्य इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसे विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो बढ़ते हैं इसके सातवें प्रश्न की ओर। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को कब हराया था? देखिए, सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का एक सेनापति था और चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर का जो युद्ध हुआ था वो 305 ईसा पूर्व में हुआ था। और इस युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री एक कार्नेलिया थी, जिसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। चंद्रगुप्त के दरबार में कौन रहता था? देखिए, चंद्रगुप्त के जो दरबार में रहता था वो मेगस्थनीज रहता था। मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक जो थी वो मेगस्थनीज ने लिखी थी। और इस इंडिका नामक पुस्तक में चंद्रगुप्त के शासन के बारे में, प्रशासन के बारे में, उसकी राज व्यवस्था के बारे में और जो पाटलिपुत्र था उसके बारे में लिखा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जैसा कि मैंने आपको 8वें प्रश्न में बताया कि इंडिका जो नामक पुस्तक है वो मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था और इसने जो जैनी गुरु थे भद्रबाहु,
उनसे शिक्षा ग्रहण की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न, चंद्रगुप्त की पत्नी का क्या नाम था जो कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। जैसा मैंने आपके पिछले प्रश्न में बताया कि सेल्यूकस निकेटर जब युद्ध में हार गया था तो युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था और यह युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ था। तो उसका पुत्री का नाम था कार्नेलिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैनी गुरु से जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से संबंधित था और जिन गुरु से उसने शिक्षा ग्रहण की थी वो थे भद्रबाहु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न, चंद्रगुप्त की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर। इसकी जो है उपवास के कारण मृत्यु हो गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब बात कर लेते हैं बिंदुसार के बारे में, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ था। बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो हुआ वो हुआ बिंदुसार। 298 ईसा पूर्व में ये राजगद्दी पर बैठा था। किसकी मृत्यु के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद, जिसकी मृत्यु कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर उपवास के कारण हो गई थी। बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 15वें प्रश्न की ओर, बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था। तो जैसा मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात, ऑप्शन डी 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर बैठ गया था। इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न, बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता है। देखिए बिंदुसार को ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा अमित्रघात। अमित्रघात का जो अर्थ होता है वो होता है शत्रु विनाशक, शत्रु का विनाश करने वाला। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। देखिए मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी रहता था, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी, उसका एक उत्तराधिकारी था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। यह था डायमेकस। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 18वां क्वेश्चन, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था, जिसने भद्रबाहु से शिक्षा ग्रहण की थी। बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके 19वें प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमियां ज़रूर बताइएगा वीडियोज़ की। जो भी कोई प्रश्न छूट गया है तो वो ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नई अपडेट जल्द से जल्द मिल सके, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बढ़ते हैं, चलिए बात करते हैं अब जो सम्राट अशोक के बारे में, जो कि इस UP-SSC पैट के लिए बिल्कुल ख़ास है, क्योंकि उसमें बिल्कुल सिलेबस में ख़ास तरीके से लिखा गया है कि मौर्य वंश अशोक, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ। देखिए बिंदुसार जो था वो 298 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा और 269 तक उसने राज किया, 269 ईसा पूर्व तक।
उसके पश्चात 269 ईसा पूर्व में अशोक जो है राजगद्दी पर बैठ गया था। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न, अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो जैसा मैंने आपको बताया कि 269 ईसा पूर्व में बिंदुसार के पश्चात अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठ गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? देखिए, जिस समय अशोक राजगद्दी पर बैठा तो उस समय वह अवंती का राज्यपाल था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग की राजधानी तौसली पर कब अधिकार कर लिया था? देखिए, 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा और उसके लगभग 8 वर्ष पश्चात, ठीक 8 वर्ष पश्चात यानी कि 261 ईसा पूर्व में वो कलिंग की राजधानी तौसली पर उसने आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया था। बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। 23वां क्वेश्चन, अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया था? देखिए, 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, ऑप्शन बी। और 4 गुफाएं जो थी जो कि कर्ज, चौपार, सुदामा और झोपड़ी, विश्व झोपड़ी, ये 4 नामक गुफाएं जो थी अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में बनवाई थी। बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न, अशोक किस धर्म का अनुयायी था? देखिए, जो अशोक था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था और आजीविक संप्रदाय से जो है बिंदुसार संबंधित था। बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। अशोक ने किस गुरु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी? देखिए, बौद्ध धर्म की जो शिक्षा ली थी अशोक ने वो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से शिक्षा ग्रहण की थी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वां प्रश्न, अशोक की माता का नाम क्या था? देखिए, अशोक की जो माता थी वो सुभद्रांगी थी, उनका नाम सुभद्रांगी था। ठीक है, ये माया देवी जो था वो महात्मा बुद्ध की माता का नाम था। महात्मा बुद्ध की यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था। बढ़ते हैं इसके ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके 27वें प्रश्न की ओर। अशोक ने किस धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था? तो उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था। पढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। भारत जैसे विशाल एवं सांस्कृतिक देश में शिलालेख का जो प्रचलन है वो सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए, शिलालेखों का जो सर्वप्रथम भारत में प्रचलन जो किया था वो अशोक ने ही किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। 29वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अशोक के शिलालेखों की खोज किसने और कब की थी? देखिए, अशोक के जो शिलालेख थे उनकी खोज जो थी वो फैंथलर नामक एक वैज्ञानिक थे और 1750, याद रखना दोस्तों, 1750 ईस्वी में 1750 ईस्वी में फैंथलर ने अशोक के शिलालेखों की खोज की थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न, अशोक के शिलालेखों को कब पढ़ा गया था? देखिए, अशोक के शिलालेख को 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न, कलिंग आक्रमण का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में अवस्थित है?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13वां शिलालेख। 13वें शिलालेख में अशोक और कलिंग, जिस पर उसने तोसली पर अधिकार कर लिया था, उसके बारे में लिखा गया है। देखिए 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। 8वां जो शिलालेख है उसका, देखिए 7वें और 8वें शिलालेख में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। और 10वां जो शिलालेख, देखें 10वें शिलालेख में अशोक ने अपने जो अधिकारी हैं उन्हें आदेश दिया है कि वे हमेशा राजा और जो अधिकारी हैं वे प्रजा के हित में सोचें। तो 10वां शिलालेख, राजा और अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई थी? देखिए अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई थी? तो अशोक का जो पहला शिलालेख था उसमें पशु बलि की निंदा की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए चौथे जो शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की उल्लेख किया गया है। भेरी घोष की जगह धम घोष की उल्लेख किया गया है। इसका जो दूसरा शिलालेख है उसमें मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था का व्यवधान लिखा गया है। तीसरा जो शिलालेख है उसमें कहा गया है कि जो अशोक के अधिकारी होते थे, अशोक ने अधिकारियों को ये आदेश दिया है कि वे हर 5वें वर्ष अपने नगर के दौरे पर जाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं इसके 33वें प्रश्न की ओर। अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है? उसकी अशोक के जो शिलालेखों की कुल संख्या है वो है 14। 14वें शिलालेख में कहा गया है, अशोक ने सभी को आदेश दिया है कि सभी जितने भी प्रजा है, अधिकारी हैं, राजा हैं, उन्हें धार्मिक जीवन बिताने के लिए कहा है। 13वें शिलालेख में मैंने जैसे आपको बताया कि कलिंग आक्रमण का उल्लेख है। और 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। अशोक के किस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र अंकित किया गया है? देखिए किस स्तंभ लेख पर। स्तंभ लेख कितने थे? 7। मेरठ, दिल्ली, दिल्ली टोपरा, रामपुरवा, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरेराज, ये और एक प्रयागराज, ये इसके स्तंभ लेख थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लोरिया नंदनगढ़। लोरिया नंदनगढ़ के स्तंभ लेख पर मोर का, मयूर का चित्र अंकन किया गया था। बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। स्तंभ लेखों की कुल संख्या कितनी है? जैसा मैंने आपको बताया कि स्तंभ लेखों की संख्या ऑप्शन सी 7 थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है? देखिए रानी का जो अभिलेख कहा गया है, ऑप्शन सी कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है। लोरिया नंदनगढ़ में मयूर का चित्र अवस्थित है। बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? देखिए अशोक का जो सबसे लंबा अभिलेख है वो 7वां अभिलेख है। बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती थी? जब अशोक के साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की जब नियुक्ति की जाती थी तो वहाँ पर एक चरित्र परीक्षा यानी उपधा परीक्षण किया जाता। और उपधा परीक्षण में उनके चरित्र को भली भांति खूब जांचा परखा जाता था। तो उसे उपधा परीक्षण कहा गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। सम्राट की सहायता के लिए स्थापित मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होते थे? देखिए, सम्राट की सहायता के लिए जो मंत्रिपरिषद बनाई गई थी उसमें 12, 16 या 20 सदस्य हुआ करते थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न, अर्थशास्त्र में जासूस को क्या कहा गया है? देखिए, अर्थशास्त्र जो लिखी गई है वो कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य द्वारा लिखी गई है, और चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि चर को जासूस कहा जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 41वां प्रश्न, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? देखिए, मौर्य वंश के प्रशासन की बात कर रहे हैं हम। तो मौर्य वंश के जो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम थी, और ग्राम का जो अधिकारी होया करता था वो होता था ग्रामीक। ये जो कुल होती थी, कुल, मैंने आपको पिछली वैदिक संस्कृति की वीडियो में बताया कि ये वैदिक सभ्यता की सबसे छोटी इकाई होती थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न, बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितनावां भाग वसूला जाता था? देखिए, बिक्री करके जो रूप में मूल्य का जो है 1/10 भाग वसूला जाता था, और जो इसे बचाने की प्रयास करता था या इसे बचाता था उसे मृत्युदंड दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, देखिए, 1/6 और 1/4 वैदिक संस्कृति में वसूला गया भू राजस्व था। ये भी याद रखिएगा, ये वैदिक संस्कृति का था। 1/6 और 1/4 दोनों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके 43वें प्रश्न की ओर। युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी होता था। देखिए, युद्ध में सेना का जो नेतृत्व करता था वो नायक करता था। मौर्य वंश की युद्ध की सेना में का नेतृत्व जो करने वाला अधिकारी होता था वो नायक होता था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैदिक संस्कृति में जो सेना का जो नेतृत्व करता था, कबीले का जो नेतृत्व करता था वैदिक संस्कृति में, वो राजा किया करता था। ये बात भी याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 44वां प्रश्न, सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। सैन्य विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो सेनापति होता था। देखिए, जो नायक होता था वो सेना का, युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी होता था। दुर्गपति जो होता था, दुर्ग की देखरेख करने वाला होता था, जिसे पुरप कहा जाता था। ये मैंने आपको वैदिक संस्कृति में पढ़ाया है। बढ़ते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 45वें प्रश्न की ओर। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? देखिए, सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके 46वें प्रश्न की ओर। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? देखिए, अशोक के समय जनपदीय न्यायालय को न्यायाधीश जो कहा जाता था वो कहा जाता था राजुक। इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। 47वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? देखिए, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था वो बृहद्रथ था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए बृहद्रथ हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या किसने एवं कब की थी? देखिए दोस्तों, मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट बृहद्रथ था उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण साम्राज्य का था। ये पुष्यमित्र शुंग, और ये बृहद्रथ का सेनापति था। इसने धोखे से इसको, बृहद्रथ को मार दिया था 185 ईसा पूर्व में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके 49वें प्रश्न की ओर।
मौर्य वंश का शासनकाल कितने वर्षों तक रहा था? देखिए, मौर्य वंश का जो शासनकाल था वो 322 ईसा पूर्व से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य के राजगद्दी पर बैठने से लेकर बृहद्रथ की हत्या तक 185 ईसा पूर्व तक चला था। आप इसे घटा सकते हैं तो 137 वर्षों तक, लगभग 137 वर्षों तक चला था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है, चंद्रगुप्त मौर्य, इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि कर्नाटका में हुई थी। कर्नाटक राज्य में एक क्वेश्चन आया था, तो कर्नाटक राज्य में किस स्थान पर हुई थी ये आपको बताना है। और इस सवाल को ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि आपकी तैयारी का पता चल सके। और इसका जो जवाब है वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा। अगली वीडियो गुप्त साम्राज्य से संबंधित होने वाली है। देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और अंत तक बने रहने के लिए इस वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इन प्रश्नों का लाभ मिल सके, इस क्लास का लाभ मिल सके। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।